नमस्कार साथियों, नवमीत पाठशाला में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में पूरे जोश के साथ जुटे हुए हैं। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, करंट अफेयर्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आत्मा होती है। तो आज की हमारी इस पाठशाला में हम 18 और 19 जनवरी के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हम हर खबर को, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, विज्ञान से जुड़ी हो या हमारी कला और संस्कृति से, हर खबर को हम परीक्षा के नजरिए से परखेंगे। तो मैं आप सबसे कहूंगी कि अपनी नोटबुक और पेन बिल्कुल तैयार रखिए। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, समझिए और नोट करते चलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य से, यानी नेशनल न्यूज से। आज का हमारा पहला टॉपिक ही इतना दिलचस्प है जो हमारे गौरवशाली इतिहास को हमारे वर्तमान से जोड़ता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एग्जामिनर को ऐसे सवाल बहुत पसंद होते हैं जहां इतिहास और करंट अफेयर्स का संगम हो रहा हो। तो ये जो टॉपिक हम अभी बढ़ने वाले हैं, ये आपके हिस्ट्री और करंट अफेयर्स दोनों ही पेपर के लिए आप कह सकते हैं डबल इंपॉर्टेंट है। तो पूरा ध्यान यहीं पर बना के रखिएगा। तो हमारी आज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर जुड़ी है प्रभास पाटन शिलालेख से, जो पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये शिलालेख क्या होता है। तो देखिए, इस शब्द को तोड़िए। शिला यानी पत्थर और लेख यानी लिखा हुआ। तो पत्थर पर लिखा गया लेख ही शिलालेख कहलाता है। प्राचीन काल में जब कागज नहीं हुआ करता था, तो राजा महाराजा या तो ताम्रपत्रों पर या फिर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानों पर महत्वपूर्ण घटनाओं और आदेशों को लिखवाते थे। और इन्हें इतिहास का सबसे प्रामाणिक, सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि पत्थर पर लिखी बात को मिटाना या बदलना लगभग नामुमकिन होता है। और ये प्रभास पाटन शिलालेख इसलिए इतना खास है क्योंकि ये हमें विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के इतिहास की बहुत ही विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी देता है। इसी शिलालेख का एक हिस्सा है जिसे भद्रकाली शिलालेख के नाम से जाना जाता है, जो सोमनाथ मंदिर के निर्माण, उसके बार बार हुए पुनर्निर्माण और उसके ऐतिहासिक महत्व पर बहुत गहराई से प्रकाश डालता है। तो अब परीक्षा के लिए आपको क्या याद रखना है? पहला सवाल, प्रभास पाटन शिलालेख का संबंध किस मंदिर से है? तो आपका जवाब होगा सोमनाथ मंदिर। और दूसरा सवाल, यह किस प्रकार का ऐतिहासिक स्रोत है? तो यह एक पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अब इस स्लाइड पर जो जानकारी आप देख रहे हैं, ये परीक्षा के लिए मैं कहूंगी 5 स्टार इंपॉर्टेंट है। यहां से मैच द फॉलोइंग यानी सही जोड़ी बनाने वाले सवाल या फिर सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। देखिए, इसी शिलालेख से हमें यह पता चलता है कि सोमनाथ मंदिर का इतिहास कितना पुराना और कितना भव्य है। यह सिर्फ एक बार नहीं बल्कि अलग अलग युगों में कई बार बना है, जो इसके असाधारण महत्व को दर्शाता है। चलिए इस टाइमलाइन को ध्यान से समझते हैं। शिलालेख के अनुसार सत्ययुग में चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहते हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण सोने से करवाया था। फिर आया त्रेतायुग, जिसमें लंकापति रावण ने इसका पुनर्निर्माण चांदी से करवाया। इसके बाद द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस मंदिर को चंदन की लकड़ी से बनवाया था। और फिर कलयुग के आरंभ में गुजरात के चालुक्य वंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा भीमदेव सोलंकी ने इसे पत्थर से बनवाया ताकि ये और भी ज्यादा मजबूत और स्थायी बन सके। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद भी 1169 ईस्वी में राजा कुमारपाल ने इसका 5वीं बार जीर्णोद्धार करवाया। तो आपको हर युग के निर्माता का नाम कंठस्थ करना है। ये पूरी टाइमलाइन अपनी नोटबुक में ऐसे ही बना लीजिए, ये आपको रिवीजन में बहुत मदद करेगी। चलिए अब राष्ट्रीय खबरों में हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स। और आप सब जानते हैं कि अपॉइंटमेंट से जुड़ा एक सवाल लगभग हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की, जिसे हम शॉर्ट में सीवीसी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब सवाल उठता है कि ये सीवीसी है क्या? तो आसान भाषा में समझिए, ये भारत में भ्रष्टाचार यानी करप्शन को रोकने के लिए बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली संस्था है। इसका मुख्य काम सभी सरकारी विभागों और अधिकारियों पर नजर रखना है ताकि कोई भी अपने पद का दुरुपयोग ना कर सके। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको इसके बारे में याद रखनी है, वो ये है कि सीवीसी एक स्वतंत्र निकाय है, एन ऑटोनॉमस बॉडी। इसका मतलब यह है कि ये किसी भी मंत्रालय या सरकार के अधीन काम नहीं करती। ये किसी के दबाव में नहीं है। ये सीधे भारत की संसद को जवाबदेह है। अब ऐसा क्यों किया गया है? ताकि ये बिना किसी डर या पक्षपात के बड़े से बड़े अधिकारी की भी जांच निष्पक्ष रूप से कर सके। इसी स्वतंत्रता के कारण सीवीसी को भारत का वॉचडॉग भी कहा जाता है, जो भ्रष्टाचार पर पैनी नजर रखता है।
और इसी महत्वपूर्ण संस्था CVC में एक नई और बहुत ही अहम नियुक्ति हुई है। श्री प्रवीण वशिष्ठ जी को नया सतर्कता आयुक्त यानी विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। देखिए, CVC के स्ट्रक्चर को समझिए। इसमें एक होते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और उनकी सहायता के लिए अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त यानी विजिलेंस कमिश्नर्स हो सकते हैं। तो श्री प्रवीण वशिष्ठ जी को उन्हीं 2 में से एक पद पर नियुक्त किया गया है। ये 1991 बैच के एक बहुत ही अनुभवी IPS अधिकारी रह चुके हैं। परीक्षा में अक्सर नवनियुक्त अधिकारियों का नाम और कभी-कभी उनका बैकग्राउंड, जैसे वो किस सर्विस से हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये नाम प्रवीण वशिष्ठ और उनका पद सतर्कता आयुक्त दोनों बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसे हाईलाइट करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर की, जो भारतीय रेलवे के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ हो गया है। साथियों, अब तक हमने जो वंदे भारत ट्रेनें देखी हैं वो चेयर कार थीं, यानी उनमें बैठने की व्यवस्था थी और वो दिन की यात्रा के लिए थीं। लेकिन ये स्लीपर ट्रेन है। इसका मतलब है कि अब आप रात भर की लंबी दूरी की यात्रा भी वंदे भारत की बेहतरीन स्पीड, आराम और आधुनिक सुविधाओं के साथ कर पाएंगे। अब परीक्षा के नजरिए से इसमें 4 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको बिल्कुल रट लेना है। पहली, इसकी शुरुआत कब हुई? 17 जनवरी 2026 को। दूसरी, इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तीसरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हरी झंडी कहां से दिखाई गई? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से। ये जगह बहुत जरूरी है। और चौथी बात, इसका रूट क्या है? यह ट्रेन पूर्वी भारत को उत्तर पूर्व भारत से जोड़ेगी, हावड़ा से चलकर गुवाहाटी और कामाख्या के बीच। ये सारे के सारे फैक्ट्स सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं, खासकर अगर आप रेलवे की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य की महत्वपूर्ण खबरों के बाद अब हम रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की ओर। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ग्लोबल स्टेज पर यानी वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति क्या है और दुनिया में ऐसी कौन सी घटनाएं हो रही हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चलिए देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत मैं आपसे एक सवाल पूछकर करना चाहूंगी। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और 5G टेक्नोलॉजी इस दौर की सबसे बड़ी क्रांति में से एक है। तो क्या आप में से कोई अंदाजा लगा सकता है कि 5G का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या यानी 5G यूजर बेस के मामले में पूरी दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है? जरा सोचिए, भारत ने कितनी तेजी से 5G को अपनाया है। क्या हम दुनिया के टॉप 5 देशों में हैं, या टॉप 3 में हैं, या फिर हम नंबर 1 पर पहुंच गए हैं? सोचिए और अपना जवाब मन में तैयार रखिए। तो इस सवाल का सही जवाब है दूसरा स्थान। जी हां, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है। यह आंकड़ा दिखाता है कि भारत नई तकनीक को अपनाने में दुनिया के बड़े-बड़े देशों से भी आगे है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में लगभग 25 करोड़ लोग, ध्यान दीजिएगा इस संख्या पर, 25 करोड़ लोग 4G से 5G पर शिफ्ट हो चुके हैं। और सिर्फ ये 25 करोड़ की संख्या ही हमें दुनिया में दूसरे स्थान पर लाने के लिए काफी है। ये भारत के मजबूत होते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे देश के लोगों की टेक्नोलॉजी फ्रेंडलीनेस को दिखाता है। तो याद रखिएगा, 5G यूजर्स में पहले नंबर पर चीन और दूसरे पर हमारा भारत। अब एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहल की बात करते हैं जिसका नाम है पैक्स सिलिका। अब ये पैक्स सिलिका है क्या? देखिए, ये अमेरिका के नेतृत्व में शुरू की गई एक रणनीतिक पहल है, एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है। इसका मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और इनोवेशन ड्रिवन सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाना है। अगर मैं आपको इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझाऊं तो आज हम अपने चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें देखते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारा लैपटॉप, हमारी गाड़ियां, यहाँ तक कि देश की सुरक्षा में लगी मिसाइलें भी, इन सब में एक छोटी सी चिप लगती है जिसे सेमीकंडक्टर चिप कहते हैं। और ये चिप्स बनती हैं सिलिकॉन से। अब आप सोचिए, अगर इन चिप्स की सप्लाई चेन में कोई गड़बड़ी हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। तो इसी सप्लाई चेन को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए दुनिया के कुछ प्रमुख तकनीकी देश एक साथ आए हैं और इसी गठबंधन को नाम दिया गया है पैक्स सिलिका। और अब भारत के लिए जो बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत फरवरी 2026 में पैक्स सिलिका का एक पूर्ण सदस्य यानी फुल मेंबर बन जाएगा। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल और तकनीकी जीत है।
इस समूह में ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया और यूके जैसे टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस देश पहले से ही शामिल हैं। अब भारत का इस एलीट ग्रुप का सदस्य बनने का मतलब है कि भारत की अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा, देश में विदेशी निवेश आएगा और दुनिया में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी भूमिका और भी ज्यादा मजबूत होगी। ये सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश करते हैं। इस सेक्शन में हम कुछ नई और दिलचस्प खोजों के साथ साथ भारत की कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परियोजनाओं पर भी नजर डालेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। विज्ञान की दुनिया से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खोज सामने आई है। अमेरिका की मेंडोटा झील में पुरातत्वविदों को एक नाव मिली है जो लगभग 5200 साल पुरानी है। आप इसकी उम्र का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यह नाव मिस्र के महान गीजा के पिरामिडों से भी ज्यादा पुरानी है। ये लगभग हमारी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। ये एक बहुत बड़ी खोज है क्योंकि ये हमें उस समय के मानव की इंजीनियरिंग और उनकी जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ बताती है। इससे ये पता चलता है कि आज से 5000 साल पहले भी इंसान इतने कुशल थे कि वो बड़ी बड़ी झीलों और नदियों को पार करने के लिए नाव बना सकते थे। परीक्षा में आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि ये ऐतिहासिक नाव हाल ही में किस झील से मिली है, तो आपको नाम याद रखना है, मेंडोटा झील, अमेरिका। अब भारत की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना की बात करते हैं। भारत की पहली ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना की शुरुआत की गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुले समुद्र में बड़े बड़े पिंजरे लगाकर उनमें वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन करना। अभी तक ये काम तालाबों या तटीय इलाकों तक ही सीमित था। अब इसके वो की पॉइंट्स देखते हैं जो एग्जाम में आएंगे। पहला, इसका शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। दूसरा, यह परियोजना कहाँ शुरू की गई है? अंडमान सागर के नॉर्थ बे इलाके में। यह लोकेशन याद रखिएगा। तीसरा, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सहयोग कर रहा है? इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और अंडमान प्रशासन, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य समुद्री मछली पालन को बढ़ावा देना और भारत की ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करना है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है समुद्री संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना कि हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़े और पर्यावरण को भी नुकसान न हो। ये परियोजना इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बाद अब हम अपने सबसे रोचक सेक्शन यानी कला, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में आते हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे हर परीक्षा में, चाहे वो कोई भी हो, कुछ ना कुछ सवाल जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमारे देश की सॉफ्ट पावर और हमारी पहचान से सीधे सीधे जुड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में क्या खास रहा है। आपकी स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है, 92 यानी 92। क्या कोई मुझे बता सकता है कि भारतीय शतरंज यानी इंडियन चेस की दुनिया में इस नंबर का क्या महत्व है? यह हमारी एक बहुत ही ताज़ा उपलब्धि से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। चेस में जो सबसे बड़ी उपाधि होती है वो होती है ग्रैंड मास्टर की। तो क्या यह नंबर उससे जुड़ा हो सकता है? बिल्कुल सही सोचा आपने। आर्यन वाशने भारत के 92 में यानी 92nd शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और मैं आपको ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आने वाली परीक्षाओं, खासकर SSC, पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स में ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है कि भारत के सबसे नए ग्रैंड मास्टर कौन है या उनका नंबर क्या है। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। नाम है आर्यन वाशने और नंबर है 92वां। हमारे पहले ग्रैंड मास्टर महान विश्वनाथन आनंद थे और आज ये कारवां 92 तक पहुंच गया है, जो दिखाता है कि शतरंज के खेल में भारत का दबदबा दुनिया में कितना बढ़ रहा है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों और दिवसों पर एक नज़र डालते हैं जो हाल ही में मनाए गए और खबरों में रहे। इस टेबल को ध्यान से देखिए। पहला है स्पुतिक गुस्टर महोत्सव। ये लद्दाख में मनाया जाता है। ये महोत्सव बौद्ध मठों में आयोजित होता है और कड़ाके की ठंड के मौसम की समाप्ति का प्रतीक माना जाता है। इसका जो मुख्य आकर्षण है, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो है चाम्स। यह एक प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है। दूसरा है गंगा सागर मेला। यह पश्चिम बंगाल में लगता है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, सारे तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार। यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है और यह हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होता है। और तीसरा है कोकबोरोक दिवस। ये 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया जाता है। कोकबोरोक त्रिपुरा की एक आधिकारिक भाषा है और यह दिवस इसी भाषा के सम्मान और संरक्षण के लिए मनाया जाता है।
अब हम बात करते हैं एक जीआई टैग की। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। यह एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो किसी ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में ही बनता है और उसकी अपनी एक विशेष पहचान, एक विशेष गुणवत्ता होती है। ये टैग उस प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी की गारंटी देता है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये खादी अपने बहुत ही मुलायम और मजबूत रेशों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें हाथ से काता और बुना जाता है। और ये खादी इसलिए भी खास है क्योंकि स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसकी तारीफ करते हुए इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ खादियों में से एक कहा था। ये उद्धरण इस खादी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को और भी बढ़ा देता है। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए कि पोंडुरु खादी का संबंध किस राज्य से है, तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो साथियों, हमने आज बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब समय है एक छोटे से लेकिन बहुत जरूरी रिवीजन सेशन का। देखिए, पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे याद रखना। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जो हमने आज की ही क्लास में पढ़े हैं। आप सब मन ही मन उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद रहा। तैयार हैं सब? चलिए शुरू करते हैं। तो रिवीजन का पहला सवाल आपके सामने है। दुनिया की सबसे पुरानी नदी फिंक नदी, जिसे हाल ही में यह दर्जा मिला है, वो किस देश में स्थित है? थोड़ा सोचिए, ये एक देश भी है और एक महाद्वीप भी। और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। फिंक नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है और इसे भूवैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे पुरानी नदी माना है। ये ज्योग्राफी के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। जिन लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला सवाल खेल जगत से है। पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैं आपको एक हिंट देती हूं। ये भारतीय क्रिकेट के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी और पूर्व कप्तान हैं। और इसका सही जवाब है कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। जी हां, उन्हें पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये जवाब तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। बहुत अच्छे। अब क्लास खत्म करने से पहले एक सवाल आपके होमवर्क के लिए। सवाल है, मध्य प्रदेश में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम हाल ही में बदलकर किस प्रसिद्ध हस्ती के नाम पर रखा गया है? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। इससे आपका रिवीजन भी होगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितने ध्यान से इस पाठशाला को फॉलो कर रहे हैं। मैं आप सबके जवाब का इंतजार करूंगी। तो साथियों, आज की पाठशाला में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास उपयोगी लगी होगी और आपने सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। बस इसी तरह पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी तैयारी में जुटे रहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। हम कल फिर मिलेंगे कुछ